हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। बच्चों, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि 21 मई को होने वाला है। इसी के साथ हमारे इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस भी दी जा रही हैं आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर हम हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ताकि आप लोग अपना जो सीनेट का एग्जाम है उसे क्रैक करें और अच्छे से जो है मेहनत करें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्स और गायनेकोलॉजी की क्लास। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट फीटल ग्रोथ एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि एक्सेप्ट, किसके अलावा। मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रहा और बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं वो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो क्या यूट्रस हाइट फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रही है? हमें बताना है। तो क्या आपको लगता है कि यूट्रस हाइट जो है वो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रही है, या फिर मैटरनल वेट गेन जो है वो शायद फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रहा हो, या फिर अगर हम यूएसटी के थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का, वो सही है, वो सही अपना जा रहा है, क्या तब भी हम नहीं इंडिकेट, तो क्या इस कंडीशन में हम फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं? एक्सेप्ट है, मतलब किसके अलावा। बाकी ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस करेक्ट है, एक ऑप्शन जो है वो फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रहा है। लास्ट हमारा यूएसटी मेजरमेंट ऑफ बीपीडी। क्या बाइपराइटल डायमीटर जो है उसका मेजरमेंट जो हम यूएससी के थ्रू कर रहे हैं, तो वो अगर अपना ग्रोथ में है तो क्या तब भी हम फीटल ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं? तो बीपीडी की फुल फॉर्म है बच्चों यहाँ पर बाइपराइटल डायमीटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों मैटरनल वेट गेन। हम मैटरनल वेट गेन के बेसिस पर नहीं इंडिकेट कर पाएंगे कि फीटल की ग्रोथ जो है वो हो रही है। बाकी हम यूट्रस हाइट के थ्रू भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। यूएससी मेजरमेंट ऑफ एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के थ्रू भी हम पता कर पाएंगे कि हमारे बेबी का, हमारे फीटस का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा है। और अगर हम बाइपराइटल डायमीटर का मेजरमेंट भी कर रहे हैं तब भी हम पता कर सकते हैं कि फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मैटरनल वेट गेन के बेसिस पर हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि फीटस का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो रहा है। क्यों? मैटरनल वेट गेन रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन मैटरनल टिश्यूज। मैटरनल वेट गेन क्या है कि वो जो हमारे मैटरनल टिश्यूज हैं उनमें चेंजेस करता है, ना कि फीटस की ग्रोथ में वो हेल्प करता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैटरनल वेट गेन है वो रिफ्लेक्ट करता है जो कि मदर के मैटरनल टिश्यूज हैं उनमें वो चेंजेस करता है। एंड फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग मेकिंग इट लेट स्पेसिफिक टू फीटल ग्रोथ। और अगर हम इसके बेसिस पर फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो ये लेस स्पेसिफिक है फीटल ग्रोथ को डिटरमाइन करने में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें which of the all following indicate fetal growth except maternal weight gain। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मेनोरेजिया रिफर्स टू, यहाँ पर मेनोरेजिया जो है वो एक मेडिकल टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मेनोरेजिया है उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो करेक्ट मतलब टर्म है उसका वो क्या है। तो क्या मेनोरेजिया को हम पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, या फिर मेनोरेजिया को हम रेगुलर मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे, या फिर मेनोरेजिया को हम एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे, या फिर ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यहाँ पर कौन सा टर्म जो है वो रेफर करता है किसको, मेनोरेजिया को, हमें वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं।
प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक और बहुत ही हैवी, ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट कैन इंटरफेयर विद डेली लाइफ इज कॉल्ड मेनोरेजिया। तो यहाँ पर बोल रहे कि प्रोलॉन्ग और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ वो हमारी डेली लाइफ में भी क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, तब हम उस स्टेट को बोलते हैं मेनोरेजिया। तो यहाँ पर मेनोरेजिया रेफर्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट अगर हो रहा है मैच्योर ओवम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, क्या हम उसको oogenesis बोलेंगे, या फिर हम इसको सर्फिंजेक्टमी बोलेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सर्फिंजेक्टमी क्या होता है कि बच्चों रिमूवल ऑफ द वन और बोथ fallopian tubes। oogenesis। अब oogenesis यहाँ पर मुझे बिल्कुल सही जो आंसर है वो लग रहा है, जो कि है सही। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का फॉर मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जब जो स्पर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी के साथ यहाँ पर जो जर्म सेल है वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, प्लॉइड सेल्स को। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है oogenesis, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या और कह रहे हैं कि यहाँ पर oogenesis इज अ क्रूशियल फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव है। oogenesis का जो प्रोसेस है बच्चों वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस हेल्प्स इन एड्रेसिंग फर्टिलिटी इश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन्स। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को समझ चाहते हैं तो यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं कि अगर कोई फीमेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई भी फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ उस फर्टिलिटी इशू में, उस रिप्रोडक्टिव एरर में हमें कौन सी मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो भी इस प्रोसेस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम oogenesis बोलते हैं। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फीलिंग ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इज नोन एज। तो ये मैंने आपको जो मैंने पीछे वाली जो हमने पिछली एक ऑप्स और गानों की बताई थी, बोलते हैं एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर सेम दोनों का, लेकिन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर घुमा दिया गया है। उसमें पूछा गया था कि बताइए मदर को कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा टर्म है जो फील होता है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो उसमें भी क्विकनिंग था, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्वेश्चन से पूछ रहे हैं लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करिए बच्चों। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फीलिंग ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इज नोन एज। तो क्या शो ये तो एक डिस्चार्ज है, तो इससे तो कोई फीलिंग होगी नहीं, इससे तो मदर थोड़ी पता करेगी कि बच्चे ने अंदर कोई रिस्पॉन्स किया है, ये तो डिस्चार्ज है। बेलॉटमेंट क्या होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द बॉडी। एटीट्यूड एक प्रेजेंटेशन, कौन सी प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस बॉडी, तो उसको ये क्या करता है यहाँ पर डिनोट करता है। तो एटीट्यूड भी यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग जो है वो फीलिंग ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि पहली बार जो बेबी है वो क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स करता है और वो जो है मदर को फील होता है, तो उसको बोलते हैं क्विकनिंग। तो क्विकनिंग इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन प्रेगनेंसी। एक माइलस्टोन जिसको हम बोल सकते हैं वो है प्रेगनेंसी में मेकिंग द मदर्स अवेयरनेस ऑफ फीटल एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड बेबी। ये क्या करता है कि अवेयरनेस क्रिएट करता है मदर के लिए, मदर को पता लगता है कि मेरा जो बेबी है वो एक्टिविटी कर रहा है, वो लाइव है, वो जिंदा है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड क्रिएट करती है यहाँ पर किसके बीच में, मदर और बेबी के बीच में। सो फीलिंग ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इज नोन एज
क्विकली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पेल्विस। कौन से? ये जो है हमारी पेल्विस के टाइप्स हैं। Which is the most common in ideal pelvis? तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे कॉमन और आइडियल पेल्विस कौन सा है, कौन से टाइप जो है वो आइडियल और बहुत ही कॉमन जो है वो पेल्विस पाया जाता है। क्या गायनेकॉइड पेल्विस, प्लेटिपलॉइड पेल्विस या फिर एंथ्रोपॉइड या फिर एंड्रॉइड, इन चारों में से कौन सा कॉमन और आइडियल पेल्विस है? तो बच्चों गायनेकोलॉइड हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। The gynecoid pelvis is often considered ideal for vaginal delivery due to spacious dimensions facilitating fecal passage. तो gynecoid pelvis क्यों ये कॉमन और आइडियल पेल्विस है? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर वजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत ही स्पेस होता है। वजाइनल डिलीवरी के लिए यहाँ पर इस इनफ स्पेशियस डायमेंशंस होते हैं और साथ ही फीटल पैसेज को बेटर प्रमोट करता है। यहाँ पर जो फीटस होता है वो बेटर वे में क्या होता है, बाहर आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो गायनेकोलॉइड इज द मोस्ट कॉमन एंड द आइडियल पेल्विस। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर ओव्यूलेशन। तो बोल रहे हैं कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद द ओवम इज विएबल फॉर। ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद जो ओवम है वो कितने टाइम तक विएबल है, कितने टाइम तक जो है वो दिखता है? तो क्या 8 to 10 आवर्स तक वो विएबल रहेगा, या फिर 24 to 36 आवर्स तक विएबल रहेगा, या फिर 12 to 24 आवर्स तक विएबल रहेगा, या 48 to 32 आवर्स तक जो है वो ओवम जो है वो विएबल रहेगा? कब? आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 12 to 24 आवर्स। ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद जो ओवम है वो विएबल रहेगा कब तक? 12 to 24 आवर्स तक। After ovulation, the ovum remains viable for fertilization for approximately 12 to 24 hours. तो बोल रहे हैं कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पर जो ओवम है वो रिमेन रहता है, विएबल रहता है, रिमेन रहता है कब तक? किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए 12 से 24 घंटों तक। तो करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 24 hours. So after ovulation, the ovum is visible for 12 to 24 hours. क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एससीजी हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एसजी की फुल फॉर्म है बच्चों ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एसजी की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो एससीजी हार्मोन किससे सिक्रेटेड हो रही है, किससे प्रोड्यूस हो रही है? तो क्या वो फीटल वॉक्स सैक से सिक्रीट हो रही है, या एससीजी हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रही है, या फिर एमनियन से सिक्रीट हो रही है, या फिर ट्रोफोब्लास्ट सेल से सिक्रीट हो रही है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो सिक्रीट हो रही है ट्रोफोब्लास्ट सेल से, जो कि प्लेसेंटा का एक सेल है, प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा का एक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है उससे ये सिक्रीट हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोफोब्लास्ट सेल। एससीजी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम पीरियड इज। परप्यूरियम पीरियड क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो डिलीवरी के बाद फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस है, मतलब ओवरऑल उसकी जो हेल्थ है वो कितने टाइम पीरियड में अपनी स्टेबल पोजीशन पर आ जाती है, जो भी यूट्रस वगैरह है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में कितने टाइम तक आ जाते हैं, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं परप्यूरियम पीरियड। आफ्टर द डिलीवरी कितने टाइम के बाद जो भी नॉर्मल कंडीशन में वुमेन आ जाती है, उसके सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस के टिश्यूज अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको हम परप्यूरियम बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉर्मल परप्यूरियम पीरियड कितना है? डिलीवरी के 2 हफ्तों तक के बाद का जो परप्यूरियम पीरियड है क्या वो नॉर्मल है, या फिर डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद तक का जो परप्यूरियम पीरियड है वो नॉर्मल है, या फिर डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद का जो परप्यूरियम पीरियड है वो नॉर्मल है, या फिर 8 हफ्ते के बाद का जो टाइम है वो नॉर्मल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 6 वीक्स।
6 weeks following delivery is the normal duration period for the puerperium. तो द परप्यूरियम पीरियड क्या है यहाँ पर? इस क्रिटिकल पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है फॉर पोस्टपार्टम केयर, जहां पे हम पोस्टपार्टम केयर करते हैं मदर की, इसमें मॉनिटर करते हैं, सपोर्ट करते हैं टू इंश्योर मदर्स फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, कि मतलब सपोर्ट और इंश्योर करते हैं कि मदर का फिजिकल और जो मतलब इमोशनल वेलबींग है वो कितना स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इन विच 6 weeks after following delivery it is a normal puerperium time period for a lady. फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है कि द मेन हार्मोन फॉर लैक्टेशन इज, इसमें से कौन सी मेन हार्मोन जो है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लैक्टेशन के लिए। तो क्या ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन फॉर लैक्टेशन, या फिर प्रोलैक्टिन जो है वो मेन हार्मोन है लैक्टेशन के लिए, या फिर ईस्ट्रोजन मेन हार्मोन है लैक्टेशन के लिए, या प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेन हार्मोन है लैक्टेशन के लिए? तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मेन हार्मोन है फॉर द लैक्टेशन, क्योंकि ये क्या करती है? स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है ब्रेस्ट में, कहां पर? ब्रेस्ट में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन। सो द मेन हार्मोन फॉर लैक्टेशन इज प्रोलैक्टिन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों, प्री टर्म बेबीज आर बोर्न बिफोर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बच्चा अपने टाइम से पहले ही पैदा हो जाता है, जो बच्चा अपने टाइम से पहले बॉर्न हो जाता है, तो वो जो है वो कितने टाइम पहले बॉर्न हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या वो 35 वीक ऑफ गेस्टेशन, क्या ये प्रीटर्म बेबीज का टाइम पीरियड है, या फिर 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो प्रीटर्म बेबीज का टाइम पीरियड है, या 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो प्रीटर्म बेबीज का टाइम पीरियड है, या फिर 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो प्रीटर्म बेबीज का टाइम पीरियड है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज द प्रीटर्म टाइम पीरियड फॉर द बेबी। तो यहाँ पर बेबी इज बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, मतलब बोल रहे हैं कि अगर 37 हफ्तों से पहले कोई बेबी जो है वो बॉर्न हो रहा है तो उसको हम प्रीटर्म बेबी के नाम से कंसीडर करते हैं। सो प्रीटर्म बेबीज आर बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे कि नर्स टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज बीन आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर जो नर्स जो एक प्रेग्नेंट लेडी की जो क्या कर रही है कि मतलब देखभाल कर रही है, तो उस प्रेग्नेंट लेडी ने नर्स से पूछा है कि मुझे ब्रेस्ट फीड कब स्टार्ट करनी। तो यहाँ पर व्हाट शुड बी हर एप्रोप्रिएट रिलाई, रिलाई मतलब कि यहाँ पर उसका रिप्लाई क्या होगा। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की जो नर्स है वो केयर करे, तो उसी प्रेग्नेंट लेडी ने पूछ लिया कि बेबी बॉर्न होने के बाद मुझे कब से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना है, तो यहाँ पर उस नर्स का क्या रिप्लाई होगा? क्या एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, कि मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके आपको जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी है, या फिर 6 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या डिलीवरी के 6 घंटे बाद आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना है, या फिर 10 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या फिर डिलीवरी के 10 घंटे बाद आपको जो है वो ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना है, या फिर 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या डिलीवरी के 12 घंटों बाद जो है आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना है। तो यहाँ पर नर्स का रिप्लाई होगा एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। नर्स बोलेगी कि आपको डिलीवरी के तुरंत बाद ही जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करना है, क्योंकि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बोथ मदर एंड बेबी हेल्थ आउटकम्स। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है? स्टार्ट कर देती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्रिएट कर देती है मदर और बेबी के बीच के हेल्थ आउटकम्स को लेके, और जितना ज्यादा मदर अपने बेबी को और जितनी जल्दी मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएगी, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर नर्स का एप्रोप्रिएट रिप्लाई होगा कि आपको बेबी की डिलीवरी के एज सुन एज पॉसिबल, मतलब बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद ही आपको ब्रेस्ट फीड जो है वो स्टार्ट करानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चों, द शेप ऑफ गायनेकोइड पेल्विस इज, पेल्विक ब्रिम इज। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा गायनेकोइड पेल्विस है, जो कि कॉमन पेल्विस है डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर उसका शेप क्या है? तो क्या उसका शेप ओवल है, उसका शेप फ्लैट है, राउंड है, या फिर बीन शेप का है?
तो यहाँ पर हमारे गायनेकॉइड पेल्विस ब्रिम का जो शेप है बच्चों फीमेल्स में वो है राउंड शेप। कौन सा शेप है? राउंड शेप। अलाउज फॉर अ स्पेशियस पेल्विक इनलेट, ये क्या करता है कि स्पेस, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है पेल्विक इनलेट में, तो ये क्या है कि हमारा द शेप ऑफ अ गायनेकॉइड पेल्विस ब्रिम इज दैट इज राउंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रोक्सीमेट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेट, अंदाजा लगा के बताइए अप्रोक्सीमेशन में कि कितना वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना वेट गेन जो है वो होगा मदर का। तो क्या 15 से 20 किलोग्राम जो वेट है वो मदर का बढ़ेगा, 10 से 15 किलोग्राम जो वेट है वो बढ़ेगा मदर का प्रेगनेंसी के टाइम पर, या 5 से 10 किलो वेट जो है वो इंक्रीज होगा मदर का, या 16 टू 22 किलोग्राम जो वेट है वो गेन होगा मदर का। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 15 किलो, मतलब 10 टू 15 किलोग्राम जो है वो वेट गेन होता है मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। सो 10 टू 15 ग्राम मतलब कि 25 से 35 पाउंड, 25 टू 35 पाउंड जो है फॉर वुमेन विद अ नॉर्मल प्रेगनेंसी BMI, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक वुमेन का अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में एक वुमेन का 10 टू 15 kg जो है वो वेट गेन जो है होगा। सो अप्रोक्सीमेट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 10 टू 15 किलोग्राम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से जो है 3 जो ऑप्शंस है वो कॉम्प्लिकेशंस है किसके? ट्विन प्रेगनेंसी से, किसी एक ऑप्शन के अलावा। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, क्या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? या फिर पोस्ट मैच्योरिटी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? या फिर लो बर्थ वेट जिसको LBW के नाम से भी हम जानते हैं, तो क्या ये जो है हमारा ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? या फिर अबॉर्शन जो है वो हमारा कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसका? ट्विन प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मैच्योरिटी। क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा चांस होता है, 95% चांसेस होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में अगर फीटस में 2 बेबीज हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। मे बी वो दोनों बेबीज में हो सकता है या फिर किसी एक बेबी में जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, क्योंकि एक फीटस में 2 बेबी ग्रो कर रहे हैं, एक फीटस में क्योंकि 2 बेबी ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो नॉर्मल वेट है बेबी का वो नहीं हो पाएगा, तो दोनों ही बच्चों का जो वेट है वो कैसा होगा? कम होगा। तो लो बर्थ वेट जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन है किसका? ट्विन प्रेगनेंसी का। अबॉर्शन के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पर 95% चांसेस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और लो बर्थ वेट के हैं, तो वहीं 99% चांसेस जो हैं वो अबॉर्शन के होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है ट्विन प्रेगनेंसी का, वो है पोस्ट मैच्योरिटी। क्योंकि पोस्ट मैच्योरिटी रेफर्स टू प्रेगनेंसी इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 42 वीक्स, क्योंकि जो पोस्ट मैच्योरिटी होती है उसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्सटेंड हो जाती है 42 हफ्तों के ऊपर तक, जहां पर कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी? वो 42 वीक्स के बियॉन्ड तक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। सो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोस्ट मैच्योरिटी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस। बोल रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है फीटस का? क्या फ्लेक्शन जो है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड है, या फिर एक्सटेंशन जो है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड है फीटस का, या फिर डिफ्लेक्शन, या फिर डिनोमिनेटर? इन चारों में से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड है किसका? फीटस का। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लेक्शन। This flexed attitude allows the fetus to occupy a compact space in the uterus, facilitating movement and growth.
तो बोल रहे हैं कि ये जो फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है ये क्या करता है कि अलाउ करता है फीटस को कि एक कॉम्पैक्ट स्पेस बना ले, उसमें क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए यूट्रस में, और बेटर मूवमेंट और ग्रोथ जो है इसकी हो सके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बच्चों, जिसमें बोल रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल एटीट्यूड मतलब ज्यादातर पाया जाने वाला एटीट्यूड जो है वो कौन सा है, फ्लेक्शन। सो यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस इज फ्लेक्शन। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो द कॉमनेस्ट लाई इज, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉमन लाई जो है फीटस की वो कौन सी है। तो यहाँ पर क्या ट्रांसवर्स लाई जो है फीटस की, ट्रांसवर्स लाई में बच्चों देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा यूट्रस है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स लाई में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए ट्रांसवर्स में क्या होगा कि बेबी की पोजीशन ऐसी होगी, ये जो है हमारी ट्रांसवर्स लाइन। ऑब्लिक में जो है वो बेबी की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ये हमारा ऑब्लिक लाइन। लॉन्गिट्यूडनल में है जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल में यहाँ पर बेबी की पोजीशन ऐसी होगी, या तो वो ऐसी होगी लॉन्गिट्यूडनल में या फिर वो पूरी ऐसी भी हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल में। उसी के साथ सिपैलिक, सिपैलिक में क्या होगा कि बेबी का हेड जो कि नॉर्मल है, बेबी का हेड जो होगा वो नीचे पेल्विक ब्रिम में होगा और बाकी उसकी जो बॉडी होगी वो ऊपर की तरफ होगी, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन है। तो यहाँ पर ये है हमारा ट्रांसवर्स लाइन, ये है हमारी ऑब्लिक लाइन, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और ये है हमारी सिपैलिक लाइन, जो कि मोस्ट कॉमनली 99% केसेस में होती है। तो यहाँ पर द कॉमन लाई इज, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। सो द फीटस इज अलाइंड विद द मदर स्पाइन ईदर हेड डाउन और फीट डाउन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फीटस है वो अलाइंड होता है मदर के स्पाइन में, ईदर या तो हेड डाउन या फिर फीट डाउन, उसको या तो हेड डाउन होगा या फिर फीट डाउन होगा, लेकिन लाई कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। सो द कॉमनेस्ट लाई इज लॉन्गिट्यूडनल। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो यहाँ पर है कि इन ट्रांसवर्स लाई, जो कि हमारी ऐसी लाई है, तो बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्स लाई में विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एम्प्टी, इनमें से कौन सा ग्रिप, ये जो है बच्चों हमारे ग्रिप्स के नाम होते हैं, ये जो होते हैं मतलब हम जब नर्सिंग में वाइवा वगैरह में भी ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स लाई है उसमें से कौन सा जो ग्रिप है वो एम्प्टी रहता है, कौन सा ग्रिप जो है वो एम्प्टी रहता है। तो क्या ट्रांसवर्स लाई में हमारा पेल्विक ग्रिप एम्प्टी रहेगा, या फिर पॉलिक ग्रिप जो है वो एम्प्टी रहेगा ट्रांसवर्स लाई में, या यहाँ पर जो फंडल ग्रिप है वो एम्प्टी रहेगा ट्रांसवर्स लाई में, या फिर लेटरल ग्रिप जो है वो एम्प्टी रहेगा ट्रांसवर्स लाई में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पेल्विक ग्रिप है वो एम्प्टी रहेगी, किसमें, ट्रांसवर्स लाई में। इन ट्रांसवर्स लाई द फीटस इज पोजीशनड अक्रॉस द मदर एब्डोमेन, यहाँ पर जो फीटस होगा वो मदर के एब्डोमेन के अक्रॉस के साइड में क्या होगा, पोजीशन होगा, लीविंग द, ये यहाँ पर जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसको लीव कर देगा, अनऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट। पेल्विक कैविटी पर फीटल पार्ट ना होके ये कहाँ पर होगा, मदर के एब्डोमेन में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं in transverse lie the pelvic grip is remain empty। so हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए pelvic grip। फिर आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज इज सीन इन, बोल रहे हैं कि जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से देखा जा रहा है। तो क्या वो क्लामिडिया की वजह से हो रहा है, क्या वो हर्पस की वजह से हो रहा है, या फिर वो गोनोरिया की वजह से हो रहा है, या फिर वो कैंडिडा की वजह से हो रहा है। तो इन चारों में से किसकी वजह से जो है वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया की वजह से यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो सीन किया जाता है। ये क्या है, कॉमन कॉज है, गोनोरिया क्या है, कॉमन कॉज है किसका, यूरेथ्रल डिस्चार्ज का, ऑफन अकम्पनीड बाय सिम्टम्स। और इसमें कौन से सिम्टम्स है वो शो होते हैं,
जैसे कि बर्निंग, आप जब यूरिन पास करेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जलन महसूस होगी। एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, साथ ही साथ यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। सो यूरेथ्रल डिस्चार्ज इज सीन इन गोनोरिया। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी हार्मोन जो है वो फीटस के स्केलेटल सिस्टम को मैच्योर करने में हेल्प कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन और ऑप्शन नंबर डी एफएचएस। एफएचएस की फुल फॉर्म है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये है हमारी किसकी, एफएचएस की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी हार्मोन जो है वो बेबीज के स्केलेटल मसल को मैच्योर करने में हेल्प करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो स्केलेटल मैच्योरेशन में हेल्प करती है फीटस की। अगर थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से डेवलपमेंट डिले होगा और ग्रोथ इश्यूज भी होंगे फीटस में। क्या बोल रही है कि अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर डेवलपमेंट डिले भी होगा और साथ ही साथ बेबी के फीटस में ग्रोथ इश्यूज है वो भी अकर होंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट लेडीज में देखी जाती है वो किसकी वजह से हो रही है। क्या वो अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो रहा है तब देखी जा रही है, या फिर अगर आपके अंदर एसिडिटी इंक्रीज होगी तब आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, या फिर इंक्रीज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसकी वजह से हो रही है, या फिर इन तीनों की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है बच्चों कि मदर को सुबह सुबह वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नॉजिया जैसा फील होता है, इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगर एचसीजी हार्मोन मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज होगा मदर में तब मदर को जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस जो है वो होगी। मॉर्निंग सिकनेस इज थॉट टू बी ट्रिगर्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन एचसीजी लेवल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि मॉर्निंग सिकनेस तब पाई जाती है जब ट्रिगर्ड मतलब जो हमारा एचसीजी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, कहां पर, अर्ली प्रेगनेंसी में, तब जो मदर को है वो मॉर्निंग सिकनेस होती है। सो बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन है ओबीजे के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो क्या सकता है आई विल डैम श्योर कि आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, इनको आप लिख लीजिए चाहे तो, नहीं तो आप ऐसे इनको स्टडी कीजिए, समझ के इनको पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर दीजिए। हड़बड़ी में आंसर देने से आंसर गलत भी हो सकता है, अगर आपको आता भी होगा तब भी आप भूल जाएंगे। तो समझकर, बहुत सोच समझकर आपको जो है वो आंसर जो है उसको देना है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ या फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। थैंक यू।